हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रैक्टिस लेसन की जिसमें हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जुलाई 2016 का जो पेपर थर्ड है उसमें बात करने वाले हैं ना। इसमें पार्ट टू की बात करेंगे आज हम, जो कि मेडिवल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस पूरे लेसन को जरूर देखें और पूरे लेसन को देखकर अपने आप को जज करें कि क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसको पूरा देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि अगर पूरा 2005 से लेकर और 2020 तक का जो हमारा पूरा कोर्स है, अगर आप इसको अच्छे से 2 बार देख लेते हैं तो कोई भी आपको जेआरएफ से नहीं रोक सकता, है ना। जेआरएफ से नहीं रोक सकता। इस कोर्स के बारे में अगर आप कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको जरूर इसकी जानकारी देंगे। और इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फुल कोर्स 2005 से 2020 तक अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकेडमिक जोन का ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जुलाई 2016 के थर्ड पेपर के और पार्ट टू की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें तीन ही दिए हैं तो तीन ही ऑप्शन को हम डील कर लेंगे। इसमें सही हमारा उत्तर है सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी की जो किताब है अवारिफ उल मारिफ, ये उनकी किताब है, ये सही बात है। अल हुजवेरी की किताब है कस्ब उल महजूब, ये भी उनकी किताब है। इब्न अल अरबी की तहजीब उल अखलाक जो बुक है, तहजीब उल अखलाक जो बुक है ये किसकी है, ये सर सैयद अहमद खां की है। किसकी बुक है ये, सर सैयद अहमद खां की, है ना। सर सैयद अहमद खां कौन है, जिसने क्या किया था, एएमयू की स्थापना की थी ना। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, उसने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, है ना। 1888 के कांग्रेस, इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया। ठीक है, का विरोध इन्होंने किया। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जानते हैं जो सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह पर पहली किताब लिखी थी, 1857 के विद्रोह पर पहली बुक लिखी। असबाब बगावत हिंद। अलीगढ़ मोमडन जो कॉलेज खोला था इन्होंने, है ना, 1875 में। ठीक है, तो ये था इनका। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, और आप क्या थे जो मैं नहीं रहा। उपयुक्त कथन किस समूह या सुल्तान के बारे में कहा गया है। जो उपयुक्त कथन है ये तुर्कानी चहलगानी के बारे में कहा गया है। तुर्कानी चहलगानी की स्थापना, क्योंकि ये जो इसमें जो तुर्क शामिल थे वो आपस में एक दूसरे को कहते थे कि भाई वो हर उस पोजीशन पे मैं रहा हूं जो जिस पर आप हैं, और आपके पास वो कौन सी पावर है जिस जो मेरे पास नहीं है। ये उनमें एक रूपता की बात को दर्शाते हैं वो, की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, है ना। इल्तुतमिश ने की थी। इसके 25 तुर्क अमीरों की जीवनी किसने दी है, मिनहाज ने दी है, तबकात नासरी में दी है।
इसमें दिया है तबकात थे नासरी में। और पहली जीवनी किसकी है? पहली जीवनी संजर की है। किसकी जीवनी है? पहली जीवनी है वो संजर की है, ठीक है। और रुकनुद्दीन फिरोज ये 1236 में कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश के बाद। रजिया 1236 से 1240 पहली महिला शासिका। और आराम शाह 1210 में कुछ समय गद्दी पर बैठता है। चलिए, संगीत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संगीत के संबंध में कौन सा कथन सही है नहीं है? बर्नी लिखता है कि 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली दरबार के लिए भारतीय युवतियों नृत्यकों को फारसी और हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया जाता था। ये बात उन्होंने बिल्कुल कही है, बर्नी ने बोली है। बर्नी ने क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही लिखी है ना। क्या लिखा उसने? तारीख फिरोज शाही उसने लिखी है, तो ये बात सही है। उसके बाद अमीर खुसरो ने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है, क्योंकि जो अमीर खुसरो है वो हिंदुस्तान के संगीत की प्रशंसा करता है ना, हिंदुस्तान के संगीत की प्रशंसा करता है ना। हिरण की तरह उसकी तुलना करता है कि हिरण की चाल की तरह संगीत की लहरें हैं यहाँ की। और अमीर खुसरो ने खुद तबला व सितार की खोज की और कव्वाली विधा स्टार्ट की, है ना। कव्वाली विधा उसने शुरू की थी। इनको तूतीय हिंद बोलते हैं, इसको ना तुरकुल्ला बोलते हैं। ये ओलिया ने कहा था इनको, तो ये दोनों सही हैं। आईन अकबरी में अबुल फजल ने संगीतकारों के नाम शामिल नहीं किए हैं। वो बताते हैं कि जो मुगल दरबार में 36 संगीतकार थे उनके नाम भी उसने दिए हैं। अकबर के दरबार में ना, एक उनमें से था तानसेन बैजू बावरा। तानसेन जो प्रमुख था, तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी, ठीक है। तो नायक भक्सु ख्याल गायकी के जाने माने उस्ताद से, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि जो भक्सु हैं वो ध्रुपद के गायक थे। ध्रुपद जो विधा थी, ध्रुपद गाते थे वो ना, ध्रुपद गाते थे, इसलिए ध्रुपद राग था उनका, जो सांझा को बहुत पसंद था बाद में ना। सांझा के समय कौन गाता था? ये सांझा के समय लाल खां गाता था। और लाल खां को कौन सी उपाधि दी थी सांझा ने? लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। तो हमारे ये दो सही नहीं है, क्योंकि बक्सू ख्याल का नहीं, वो ध्रुपद गायकी का जाना माना वो था। तो हमारे पास उत्तर जो है सी और डी इज अ रॉन्ग, है ना। तो हमारा उत्तर हो गया। आयुर्वेद से संबंधित प्रमुख संस्कृत ग्रंथ संबंधित, हाँ, आयुर्वेद से सभी प्रमुख ग्रंथों संबंधित भी आना चाहिए। सभी प्रमुख ग्रंथों के संकलन के आधार पर लिखी अपनी किताब मदनुस सिफाए सिकंदर शाही के बारे में मियाँ बुआ कौन है? ये सिकंदर लोदी के वजीर थे।
सिकंदर लोदी के वजीर थे ये। क्या स्पष्टीकरण देते हैं? हिंदुस्तान की आबो हवा में यूनानी दवाएं मुफीद नहीं है। इन्होंने क्या बनवाया था? मियां बुआ ने मोट की मस्जिद बनवाई थी। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो आबो हवा है उसमें यूनान की जो दवाएं हैं वो मुफीद नहीं है। ये बात इन्होंने बोली है, बिल्कुल बात सही है। यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र है उनकी यहाँ या तो पहचान नहीं हो पाती या वो मिल नहीं पाती। ठीक बात कही है कि जो यूनानी पद्धति में जिन जड़ी बूटियों का जिक्र किया गया है उनकी या तो यहाँ पर पहचान नहीं हो पाती है या पहचान हो पाती है तो मिल नहीं पाती हैं। तो ये बात दोनों सही है। दिल्ली दरबार में यूनानी पद्धति की दवाओं का वर्षव था, ये भी बात गलत है। यूनानी अरबी परंपराएं व्यवहार में एक समान थी, ये भी बात गलत है। परंपराएं एक समान नहीं थी। तो उत्तर हमारा ए और बी है। सैयद और लोधी वास्तुशिल्प के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो सैयद लोधी काल को क्या कहते हैं, क्योंकि वास्तुकला का कोई खास ज्यादा उसमें काम नहीं हुआ। सैयद लोधी काल में काल को मकबरों का काल कहते हैं, क्योंकि इस समय सुल्तानों के साथ साथ मकबरों का काल कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय अमीरों के साथ साथ सुल्तानों के साथ साथ अमीरों के मकबरे भी बनने लगे। ठीक है, ये बात सही है। खाने जहां मकबूल के मकबरे में सैयद और लोधी शासकों को अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण के लिए खाने जहां मुकबल का जो मकबरा था उसने अष्टभुजीय मकबरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। बात सही है। अष्टभुजीय पहला मकबरा कौन सा है? अष्टभुजीय पहला मकबरा वो खाने जहां तेलंगानी का था ना, इसी का वो खाने जहां तेलंगानी। ये कौन था? ये फिरोज तुगलक का वजीर था। फिरोज तुगलक का वजीर था। ठीक है। सिकंदर के मकबरे में भीतरी और बाहरी कवच के बीच छोड़ी गई जगह दोहरे मकबरों के निर्माण की शैली के आरंभ दोहरे गुंबद के निर्माण शैली दोहरे गुंबद का निर्माण सबसे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया। दोहरे गुंबद का पहला निर्माण सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया। ठीक है। सैयद और लोधी शासकों ने वर्गाकार योजना वाले कोई मकबरा नहीं बनाया। कई बहुत से मकबरे बनाए, ये बात सही है, पर ये सही नहीं। उन्होंने अनेक ऐसे मकबरे बनाए हैं जो वर्गाकार उसके थे ना। सासाराम स्थित सूर परिवार के सभी मकबरे अष्टभुजीय हैं, ये भी बात सही है ना। सासाराम में जो मकबरा बना वो किसका है? सबसे पहले शेरशाह सूरी का वो बनाया गया था। तो हमारा उत्तर सी है, आंसर ये होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और हमें उत्तर बताना है। सूची 1 को सूची 2 से मिला के हम उत्तर बताने वाले हैं। सूची 1 कलब। कलब क्या होती है? कलब होता है सेना। कलब क्या होती है? सेना, है ना। हस्मे कलब मतलब घुड़सवार सेना। ये दो शब्द ऐसे ही यहां पर निकल गए। फवाजिल, है ना। फवाजिल क्या होता है? निर्धारित राजस्व के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राजस्व आय, फवाजिल एक्स्ट्रा, है ना। मान लिया कि ये इकता है
इकता है, इससे हमें इकता दी गई है ये 10,000 में, एक इक्तेदार को 10,000 में दे दिया कि यहाँ से आपको 10,000 प्राप्त होंगे, और यहाँ से प्राप्त हो जाए 12,000, तो यहाँ पर 2,000 फवाजिल हो गया, है ना। सबसे पहले बलबन ने ये कहा कि जो फवाजिल है उसको राजकोष में जमा करवाया जाए। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए एक अलग विभाग बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने फवाजिल वसूलने के लिए। कौन सा विभाग बनाया था? दीवान मुस्तकराज, है ना, ये विभाग स्पेशल बनाया गया था। तो फिर क्या होता है? तो फिर होता है इकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी, इकता की अनुमानित आय में बढ़ोतरी। तो 1 का 3, 1 का 3 2 इसी में है, एक में 2 का 1 ये है, ये हमारा उत्तर होगा, सिंपल है। तेज हवाएं जैसे तेज हवाएं पेड़ों को बर्बाद कर देती हैं और टिड्डियों के दल फसल को तहस नहस कर देते हैं, उसी तरह यवनों ने कश्मीरी परंपराओं को नष्ट कर दिया। कश्मीरी राज्य मलेच्छों के दुष्टतापूर्ण व्यवहार से ग्रस्त है। कश्मीर के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी में जोनराज ने लिखा है। जोनराज का है वो, इसका है जोनराज, है ना। ये जो राजतरंगिणी है वो 3 लोगों की है, पहले कल्हण ने, जोनराज ने और श्रीवर ने, इन 3 लोगों ने इसको लिखा था। तो ये एक्सप्लेनेशन किसने दिया है? ये जोनराज ने दिया है, ठीक है, जोनराज ने ये दिया है। और राजतरंगिणी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है इसको, ऐतिहासिक पुस्तक, है ना, जिसमें घटनाओं को क्रम में लिखा गया, जिसमें घटनाओं का क्रम में वर्णन किया गया ना। ठीक है, चलिए, राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है, राजतरंगिणी में क्या उल्लेख मिलता है? राजतरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, और एक और मिलता है कि हर्ष ने कश्मीर के शासक से क्या दंत छीने थे ना, बुद्ध के दंत प्राप्त किए थे, है ना, और उन्हें कन्नौज में स्तूप बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उदयपुर के पिछोला झील का उत्खनन मेवाड़ पर लाखा के शासनकाल के दौरान किया गया, बात सही है। तो उसके बाद मोक्कल ने चित्तौड़ में समीदेश्वर मंदिर की मरम्मत करवाई। ये मोक्कल कब से कब तक था? मोक्कल था 1421 से 1433, है ना। राणा कुंभा ने सिंचाई के उद्देश्य से अनेक झीलें बनवाई और जल संग्रह के लिए कुंड व बावड़ियों का निर्माण करवाया। राणा कुंभा का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? राणा कुंभा 1433 से 1468, ना। इसने चित्तौड़ में विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया था, मालवा पर विजय की खुशी में, है ना। और राणा उदा ने उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ये जो उदयपुर में उदय सागर झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? वो उदय सिंह ने करवाया था। उदा ने नहीं करवाया, उदय सिंह ने करवाया था।
तो उदय सिंह ने इसका निर्माण 1565 में करवाया था। 1565 में, और क्या हुआ था 1565 में? तालीकोट का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था, है ना। तो उत्तर हमारा डी है। सूहा भट्ट ने सुल्तान पर इतना दबाव बनाया कि उसकी सलाह पर सुल्तान ने सभी ब्राह्मणों को शिक्षित और हिंदुओं को आदेश दिया कि उन्हें मुसलमान बन जाना चाहिए और जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उपयुक्त कथन फरिश्ता ने किस सुल्तान के बारे में कहा है? उपयुक्त जो कथन है सुल्तान, जो कश्मीर का सुल्तान है सिकंदर शाह के बारे में कहा गया है ना, जो कि जिसने 1389 से लेकर 1413 तक शासन किया, है ना। ये किसका? ये शामिर वंश का शासक था, है ना। शामिर वंश का शासक था। इसने और क्या किया था? इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ब्राह्मणों को सजा देने के लिए सती प्रथा पर रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक इसने लगाई थी। और इसको क्या बोला था जोनराज ने से? जोनराज ने इस शासक को क्या कहा? जोनराज ने तुरुसक तुरुसुक सूहा कहा, मतलब सूहा का प्रभावशाली ना, तुरुसुक सूहा उसी का मानने वाला ना। और ये कब शासन कर रहा था? जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ये शासन कब करा? जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन था कश्मीर का? तो सिकंदर शाह था, है ना। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में किया था ना, ठीक है। तो ये उसके साथ जैनुल अबदीन को तो आप जानते ही हैं, जैनुल अबदीन कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और इसने कश्मीर में जजिया हटाया, है ना। जजिया इसने हटाया था। इसने पशुवध पर रोक लगाई, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक को तो आप जानते ही, कल्याणकारी ये पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक, है ना। इसने कर लगाया था, सिंचाई कर लगाया इसने। कौन सा? हक़ सरब, ये 10% होता है, ठीक है। उसके बाद सुल्तान हुसैन शाह सारकी, ये इसने जौनपुर का सिरकी शासक, जौनपुर का अंतिम सिरकी शासक, ना। इसके समय 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया था। जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। जौनपुर की स्थापना किसने? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, है ना। जोना खां, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, जोना खां के नाम। जोना खां कौन था? एमबीटी,
इसके नाम पे की थी। चलो बहुत बढ़िया। तो हमारा इसमें उत्तर ए है। उत्तर को देखते जाइए और सारा याद करते जाइए, और सारे आपको क्या होगा कि जब हम 2000 पूरा करवा देंगे तो आपको ये होगा कि पूरा ही आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, पूरा एक बार कोर्स आपने पढ़ लिया तो। कथन ए और बी देखना है हमने। कथन और कांड है। बंगाल के सुल्तान रुकनुद्दीन बारबक शाह प्रथम बंगाली साहित्य के महान संरक्षक थे। बिल्कुल संरक्षक थे। उसने बंगाल साहित्य के क्षेत्र में मालाधर बसु की महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसने उनको गुणराज खां की उपाधि दी। ये उनके संरक्षण में था। दूसरा कौन था उनके संरक्षण में? कीर्तिवास। कीर्तिवास ने क्या किया था? बंगला भाषा में रामायण का अनुवाद किया। ठीक है, जिसे बंगला की बाइबल कहा जाता है, जिसे बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। ए और आर दोनों सही हैं और ये उसकी व्याख्या भी है। और तुर्कों ने बंगाल को क्या कहा था? तुर्कों ने बंगाल को क्या कहा था? सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, संपन्न नरक कहा। ये भी ध्यान में रखना है। जैसे अब नोट कर लें, जैसे अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा था, सोने का नगर। चलिए अगला तो उत्तर हो हमारा ए आ गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और हमें बताना है कि कौन सा क्या है। देखिए इसमें काफ़ी सारे हम वो करेंगे। देखिए इसमें मसनद था, वो गुरु के प्रतिनिधि जो कार्य क्या करते थे? गुरु के प्रतिनिधि क्या करते थे? गुरु के लिए लोगों से, सिखों से, मतलब लोगों से उनकी आय का 10% वसूल करते थे ना, दशांश, जिसको 10% वसूल करते थे। इसको क्या बोलते थे? जिसे दशांश कहते थे। दशांश कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? दशांश। तो दशांश की वसूली कौन करते थे? मसनद करते थे ना। उसके बाद खालसा वो लोग थे जिन्हें गुरु ने समय दीक्षित किया था। गुरु ने समय दीक्षित किया। खालसा दल की स्थापना खालसा 1699 में गुरु गोविंद सिंह दल खालसा की स्थापना की थी। और उसके बाद मेल्ली कौन होते थे? मेल्ली जो हैं मसनद के जो सहायक होते थे उनको मेल्ली कहा जाता था, जो इनकी दशांश वसूलने में मदद करते थे। सहलांग कौन होते थे? सहलांग होते थे मसनद द्वारा दीक्षित व्यक्ति, जिसको मसनद के द्वारा दीक्षित किया गया है ना। और एक शब्दावली होती थी सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता था? गुरु और ईश्वर को, दोनों को कहा जाता है, गुरु है ईश्वर को। और पहला सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है? गुरु हरगोविंद को।
ना। गुरु गोविंद को क्या कहा गया? सच्चा पातशाह कहा गया। इसके अलावा एक होता था सहजदारी। सहजदारी जो शब्द था उसमें उसको क्या करते हैं? सहजदारी होता है गैर खालसा सिख। एक होता है महल। महल किसके लिए यूज किया जाता है? क्या माना जाता है? गुरु नानक की आत्मा समय ही अगले गुरु में चली जाती है ना, समय ही उसकी उत्तराधिकारियों में चली जाती है। जाती थी, है ना। इसी कारण प्रत्येक गुरु को, मतलब उसी का रूप माना जाता है, इसी कारण प्रत्येक गुरु को महल कहा गया। है ना, प्रत्येक गुरु को क्या कहा गया? महल कहा गया। ठीक है। और उसमें और कुछ हम ऐड करें तो इसमें पहले तो उसका उत्तर देख लेते हैं। मसलन 1 का 2 और 2 का 1, उत्तर डी होगा। इसमें हम और अगर कुछ मिलाएं तो गुरुमुखी जो लिपि है, लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने, है ना। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। इनकी हुमायूं से मुलाकात हुई थी, हुमायूं से, है ना। और उसके बाद अगर गुरु अर्जुन देव को देखें, है ना, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ, है ना, आदि ग्रंथ 1604 में रचा था इन्होंने। और खुसरो को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के कारण क्या हुआ? जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, ये इसका था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 1 को एक कथन है और आर है वो कारण है। एकनाथ ने बांधारू शैली में अपनी रचना की। एकनाथ को क्या कहते हैं? एकनाथ जो है महाराष्ट्र का तुलसीदास कहते हैं इसको ना। एकनाथ को महाराष्ट्र का तुलसीदास। ये ध्यान में रखना, महाराष्ट्र का तुलसीदास कहते हैं। इसने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया, है ना। मराठी में अनुवाद, ठीक है, भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया। दूसरा, और महाराष्ट्र में कीर्तन प्रथा, जो कीर्तन वो है, कीर्तन को लोकप्रिय बनाया महाराष्ट्र में। कीर्तन को लोकप्रिय बनाया कीर्तन। वैसे नोट करके लिख लें, नोट। कीर्तन की जो शुरुआत है, कीर्तन जो शैली है संगीत की, कीर्तन की जो शुरुआत है वो किसने की थी? वो चैतन्य ने की थी। ठीक है। और एकनाथ ने एक बार एक कहा था, एकनाथ ने कहा था कि अगर संस्कृत को संस्कृत को संस्कृत को प्रभु ने रचा है, मतलब ईश्वर ने रचा है, प्रभु ने रचा है, तो क्या प्राकृत को
प्राकृत को चोरों ने रचा ये तुलना करता है ना। तो इनकी ये दो रचनाएं हैं, ये हिंदू तर्कवाद का लेखन किया। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं, दूसरी रचनाएं कौन सी हैं इनकी, एक इनकी रचना भावार्थ रामायण, और एक रचना है इनकी रुक्मणी स्वयंवर। रुक्मणी स्वयंवर, ये दोनों रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। ए और मंडारू जो बारूण विशेष रूप से एक ऐसी शैली थी जिसने जनमानस, क्योंकि जो जनमानस को समझ सकता था पर प्रभाव डालने और लोग उनको रुचि ले, क्योंकि अगर हम इंग्लिश में कहीं भाषण देंगे तो आपको पता ही है क्या होगा, वही होगा जो राहुल गांधी के साथ होता है, वो इंग्लिश में कहीं कहीं चले जाते हैं। और एक आप दूसरे मतलब रियल जो लोग जहाँ पर पंजाब में जाएंगे पंजाब में पंजाबी में भाषण, मेघालय में जाएंगे मेघालय की भाषा में भाषण, गुजरात में जाएंगे गुजरात की भाषा में भाषण, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो इससे क्या होगा, इस शैली से क्या हुआ कि एकनाथ ने इस शैली के माध्यम से लोगों में सीधा प्रभाव डाला और लोगों के अंदर उसकी रुचि पैदा की। ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी है। महदवियों ने नवाचार से ऐतिहासिक इस्लाम की शुद्धि पर जो जोर दिया, निम्न में से कौन से विद्वान का कौन सा विचार सही नहीं है। महदवी, जो महदवियों के द्वारा, महदी अगर आपने नाम सुना है, महदी होते थे पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, और महदियों को क्या किया, रुक्कन नामक महदी को क्या हुआ था, महदी को मुस्लिम मसीहा भी कहते हैं ना। ठीक है, मुस्लिम मसीहा। और रुक्कन को किसने, रुक्कन को फिरोज शाह तुगलक ने, और जो एक और था शेख हलाई को इस्लाम शाह सुर ने क्या दिया, मृत्युदंड दिया। ठीक है, इस्लाम शाह सुर ने क्या किया था, मृत्युदंड दिया था। बाकी अब देखते हैं। मोहम्मद यासीन ने इसे सरल हृदय वालों का एक निम्न वर्गीय विद्रोह कहा। ये भी बात सही है। के ए निजामी ने महदवी आंदोलन को निचले समुदाय के संकट और हुल्लड़ के रूप में देखा। डेरी मैकलिन का तर्क है कि शुरुआती महदवी शांति और नम्रता बनाए रखना चाहते थे, लेकिन बाद वालों ने लगभग हठधर्मिता वाला रुख अख्तियार किया। और लेकिन ये उनका ये उनका संवाद सही नहीं है, क्योंकि ना तो ये जो आंदोलन था उसमें अंत तक भी वही कह लीजिए कि उसका वे बना रहा जो जिससे उसकी स्टार्ट हुई थी। एस बी अंसारी ने महदवियों की तुलना तलवार धर्म वालों और इस्माइली हथियारों से की, है ना। तो ये सारे सही हैं, ये हमारा उत्तर सही नहीं है। मुगल जमींदार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल जमींदार, है ना, जमींदार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है, शब्द अमीर खुसरो। ठीक है, जमींदार शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो अमीर खुसरो करता है। ठीक है, और जमींदार का अर्थ क्या होता है, जमींदार का अर्थ होता है भूस्वामी। भूस्वामी, जमींदार का अर्थ था भूस्वामी, है ना। और जो जमींदारी होती थी वो वंशानुगत होती थी, वंशानुगत, ना, पर जागीरदारी वंशानुगत नहीं होती थी, जागीरदारी बदल सकती थी।
बदल सकती थी, है ना, जागीरदारी बदल सकती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। ये बात पूरे परगना के लिए अधिकृत जमींदार को कुछ निश्चित टुकड़ों के साथ सैन्य सेवा देखनी होती थी, बात सही है। परगना के कुछ ही गांवों के हिस्से के धारक जमींदार को सलामी देना होती थी, ये भी बात सही है। जमींदार के आधे हिस्से के राजस्व को जो उसे राजकोष में जमा करवाना होता, उसे तलपड़ कहते, नहीं, उसे पेशकश कहते थे। ये सही नहीं है, तो उत्तर हमें सही छांटना है। ए और बी हमारे सही उत्तर है, तो उत्तर हमारा सी है। उत्तर हमारा क्या है, वो सी है ना। जो ये राजस्व एकत्रित करते थे, उसके बदले राज्य ने क्या देता था, 10%, है ना, 10% देता था, जिसे क्या कहते थे, मालिकाना नानकार, है ना, वत या वनीकर कहते थे, वन करी कहा जाता था। ठीक है, तो ये था। मध्यकालीन स्मारकों के लिए प्रयुक्त लगभग हर पत्थर पर बड़े पैमाने पर चिन्ह, प्रतीक और यहां तक कि व्यक्तियों के नाम तक उत्कीर्णित थे। इन चिन्हों और प्रतीकों के पीछे कुछ उद्देश्य थे। उन उत्कीर्ण अभिलेखों के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। निर्माणकर्ता की पहचान बताना, ये बात सही है। उत्कीर्णित चिन्ह निर्माणकर्ता के लिए विशिष्ट होना चाहिए, ये बात सही है। वे चिन्ह पत्थरों के आपूर्तिकर्ता और कारीगर के बारे में बताते थे, ऐसा तो उनका कोई उद्देश्य शायद हो सकता है। किसी भवन और भवन निर्माता की पहचान के लिए चिन्ह डाले जाते थे ना, ऐसा कुछ नहीं। ये निर्माणकर्ता की पहचान, जो निर्माण करता है, उत्कीर्ण चिन्ह निर्माणकर्ता के लिए विशिष्ट होना, क्योंकि जो जैसे किसी कोई कारीगर है, टाटा की कोई गाड़ी है, वो टाटा उसके अंदर अपना टैग डाल देता है जैसे, और जिन पत्थरों की आपूर्तिकर्ता कारीगर के मतलब पहचान को उस पर बनाए रखना होता है, जैसे कि ताजमहल है, उसका पत्थर कहाँ से आया, मकरान से आया, तो उनकी पहचान है। लेकिन वो भवन और भवन निर्माणकर्ता की पहचान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जाता था, तो डी इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने टिप्पणी की है कि भारत में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी जहां पश्चिम के विज्ञान के अध्ययन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ा जा सके, इसलिए यहाँ पश्चिमी का विज्ञान का दर्शन में अभिरुचि किसी व्यक्ति विशेष के साथ ही पैदा होती थी और उसी के साथ समाप्त हो जाती थी। कहते हैं कि भारत में ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी जहां पर यूरोप की तरह एक टेक्निकल एजुकेशन दी जा सके। ये बात कौन बोलता है, ये बात बर्नियर बोलता है। कौन बोलता है, ये बर्नियर बोलता है। बर्नियर आपको पता है 1656 में भारत आया था ना, और ये 12 वर्ष भारत में रहा ना, 12 वर्ष भारत में रहा, और इसने अपनी जो पुस्तक है, अपनी पुस्तक लुई 16वें को समर्पित की थी। ये फ्रांस का था, लुई 14वें को समर्पित की, है ना। और इसने और क्या किया था, भारतीय नगरों को सिविल नगर कहा। ये भी क्वेश्चन आ चुका कि भारतीय नगरों को किसने सिविल नगर कहा था,
और मुगलों को विदेशी कहा। मुगलों को विदेशी किसने कहा है ना। और ये अहमदाबाद में दारा से मिला था। दारा से मिला है ना। जब वो क्या था, जब वो मौत से मतलब परास्त होने के बाद छिपता फिर रहा था, तब ये उससे मिला था। और इसने दारा को मृत्युदंड दिए जाने का दृश्य दिखा, दारा को दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का, सड़कों पर घुमाए जाने का दृश्य देखा था। हाँ, सड़कों पर जो घुमाने के बाद उसको मृत्युदंड दिया गया था, उसका दृश्य देखा था ना। और इसने और क्या बताया। हम्म। और फादर मानसेट कौन था, ये फादर मानसेट है जो 1578 में मुगल दरबार में आया था। और इसको अकबर ने मुराद का शिक्षक बनाया। ठीक है, मुराद का शिक्षक बनाया। हाँ, बर्नियर ने और भी कुछ कहा था, वो यहाँ उसका थोड़ा मैं एक्सप्लेन दे देता हूँ। एक तो इसने कहा कि जो शहजादियों की शादी नहीं होती थी। शहजादियों की शादी क्यों नहीं होती थी। इसलिए नहीं होती थी, जैसे जहां आ रहा है रोशन आ रहा है, क्योंकि उन्हें मुगल को हिंदुस्तान में अपने बराबर का कोई नहीं मिलता था। ठीक है, उनके बराबर का कोई, अंबानी को तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा ना, भारत में इसके कोई बराबर का है ही नहीं। ठीक है। और इसने कहा कि भारत में बनारस बनारस की तुलना किसकी बनारस की तुलना किससे की है, बनारस की तुलना, बनारस की तुलना किससे की है, एंथेस से की है। एंथेस विश्वविद्यालय से की है ना, एंथेस विश्वविद्यालय से बनारस की तुलना की है ना। और इसने कहा कि भारत में कोई विद्या मंदिर नहीं है ना। केवल यहाँ पर थोड़ा सा बहुत जो शिक्षा प्रबंध किया जाता है वो मदरसों में या मंदिरों में किया जाता है। और संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा है, संपूर्ण। है ना। ठीक है। और बर्नियर ने जहारा का इलाज किया था। ठीक है, बर्नियर ने जहारा का इलाज किया था, ये बात चलो सही हो गई। और उसके बाद ट्रेवनियर था, ये 5 बार भारत आया। ठीक है, 5 बार भारत आया, पर बीजापुर कभी नहीं गया। ठीक है, बीजापुर कभी नहीं जाता है ना। और ये एक ट्रेवनियर जौहरी था एक ना।
ब्रूची जो है ये इटली का यात्री था, ठीक है। इसने 17वीं सदी में इसने कौन सी किताब लिखी है? स्टोरियो द मगोर। इसने उत्तराधिकार का युद्ध देखा था। उत्तराधिकार का युद्ध इसने देखा था। और स्टोरियो द मगोर जो किताब है, इसको 17वीं सदी के भारत का दर्पण कहते हैं। 17वीं सदी के भारत का दर्पण, ठीक है। चलिए, ये पुरंदर की जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि किस में उपस्थित था? इसमें उपस्थित है। अपना ढूंढ ढूंढ के लिख लेना जो हम लिख रहे हैं, है ना। ये अब उत्तर हमारा बी ही है। जो संधि हुई थी पुरंदर की, वो जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल सम्राट हुमायूं 1555 में ईरान से प्रमुख 2 चित्रकार उसके साथ आए, अब्दुल समद और मीर सैयद अली को लाया। बात बिल्कुल सही है। चित्रकला की जो शुरुआत करता है वो हुमायूं करता है, शुरुआत, है ना। अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की। जहांगीर चित्रकला का स्वर्ण काल। जहांगीर के काल में चित्रकला में यूरोप का प्रभाव नहीं था, अस्वीकार किया गया। ऐसा कुछ नहीं था, यूरोपियन प्रभाव था। अकबर के काल से ही था यूरोपियन प्रभाव था। एक चित्रकार था जो इसके दरबार में था, उसका नाम क्या नाम था उसका? हैटफील्ड था, जो अंग्रेज था। हैटफील्ड यूरोपियन चित्रकार था। अकबर के दरबार, ये जहांगीर के दरबार में था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में विशेषकर कृष्ण लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय चित्रकलाएं अस्तित्व में आई। ये भी बात सही है। और इसमें एक और चीज है, इसमें अकबर के काल में 1200 एक विशाल चित्रशाला की स्थापना की गई। 1560 में हमजानामा को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो उत्तर तो हमारा ये सी है। हमजानामा को थोड़ा सा अगर हम समझें, हमजा हाँ, इसमें क्या हुआ था? हमजानामा में ये 12 खंडों में विभाजित है। महाकाव्य है एक तरह का, ये है ना। इसको 100 चित्रकारों ने इसके चित्रण में योगदान दिया। 100 चित्रकारों ने चित्रण में योगदान दिया। ठीक है। और 15 वर्ष लगे। 15 वर्ष लगे। इसमें 1400 पृष्ठ हैं। 1400 पृष्ठ हैं और 17 जिल्द हैं। 17 जिल्द मतलब पार्ट। ठीक है। और ये कपड़े की लीलन के कपड़े पर चित्रित है। लीलन के कपड़े पर बनाई गई है ना, लीलन के कपड़े पर चित्रित एकमात्र पांडुलिपि है। एकमात्र पांडुलिपि। ठीक है। एकमात्र मुगल पांडुलिपि। मुगल
पांडुलिपि लिख लीजिए, ठीक है। और चित्रों के एल्बम को क्या कहा जाता था? चित्रों के एल्बम को मुरक्का, ठीक है। क्या कहते थे? चित्रों के एल्बम को मुरक्का कहते थे। और उस्ताद, मुगल चित्रकारों को उपाधि दी जाती थी उस्ताद। ठीक है। और बस, ठीक है। चलिए अगला, नीचे कथन और कारण है, बताना है। कोस मीनार वास्तुशिल्प की एक श्रेणी थी जो स्पष्ट रूप से सड़कों के नेटवर्क से संबंध में विकसित हुई, है ना। ये कोस मीनार मुख्य रूप से सरायों के साथ, सरायों की तरह बनाए गए थे ना। यहाँ पर एक घुड़सवार के साथ एक व्यक्ति, ये डाक का मुख्य रूप से कार्य करती थी, संदेश भेजने का मुख्य रूप से इसके द्वारा कार्य किया जाता। सराय सबसे ज्यादा 1700 किसने बनाई? 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह ने किया था। कानून गो ने इनको राज्य की धमनियां कहा था ना, डॉक्टर कानून गो, राज्य की धमनियां कहा। ठीक है, राज्य की धमनियां कहा। मीनार का मुख्य कार्य लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सही मार्ग बताने वाले संकेत के रूप में इनका प्रयोग होता था। मीनारें बनाई जाती थी रास्तों के साथ साथ, ऐसे जैसे दिल्ली से लाहौर, आगरा से दिल्ली, है ना। रास्तों के यहाँ पता लग जाता था कि यहाँ पर जैसे अब सिंबल होते हैं ना, यहाँ से ये रास्ता इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है इसमें, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी। बताना है, उचित मिलान करना है। तो कौन सा सही नहीं? मुद्रा प्रकार, सिक्का, ताजा मुद्रित मुद्रा, जो रुपया है ना, रुपया जो चलाया था शेरशाह ने चलाया था। ठीक बात है। चलनी, चलनी पिछले कुछ वर्षों से मुद्रित सिक्के जो अभी भी चलन में है, चलन में है, ठीक है। खजाना, पूर्व के शासकों के समय के सिक्के जो अभी प्रचलित सिक्के हैं। जैसे अगर कोई, जैसे अकबर के काल के सिक्के, जहांगीर के काल में क्या हो जाते थे? खजाना। और मुगल काल में क्या होता था? और पेट वह सिक्का जिसके प्रत्यक्ष मूल्य से उसका वास्तविक वजन कम होता है। पेट एक इकाई है, ग्राम को बोलते थे इसमें, ग्राम समूह था ये। तो ये हमारा उत्तर है, ये सही नहीं है। और इसमें क्या खास बात है कि मुगल काल में क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति या संस्था 5.6% देकर अपने सिक्के बनवा सकता था। ना, अपने सिक्के बनवा सकता था और 5.6 उसको टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। मुगल काल में मुख्य सिक्का जो था, मुख्य रूप से सिक्के जो हैं क्या होते थे? वृत्ताकार होते थे, यानी गोल, ठीक है। जलाली चकोर सिक्का था, चांदी का चकोर सिक्का था, है ना। जलाली चांदी का चकोर सिक्का था, ठीक है। समझ में आई बात?
और 1575 में सोने के सिक्के ढालने की कितनी टकसालें थी? 4 टकसाल। और सोने की 4, चांदी की 14। चांदी की 14 और तांबे की 42, है ना। सर्वाधिक टकसालें किसके काल में थी? सर्वाधिक टकसालें औरंगजेब के काल में थी। है ना, सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब के काल में ढाले गए ना, सर्वाधिक सिक्के औरंगजेब के काल में डाले। ठीक है, औरंगजेब के काल में ढाले गए। और ये कहा जाता है कि सूरत में है, उसमें कितने सिक्के डाले गए थे एक दिन में? 1697 में सूरत की टकसाल में एक दिन में 30,000 सिक्के डाले गए, जो रिकॉर्ड है ना। टकसाल के प्रमुख अधिकारी को दरोगा कहते हैं, दरोगा। क्या कहते हैं? टकसाल के प्रमुख अधिकारी को दरोगा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ग्राम समुदाय के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों पर का आधार बना। बात सही है ना। BH बेडन, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके तर्क और कुतर्क कुछ नहीं होते, ये बस सीधे क्वेश्चन ही होते हैं। BH बेडेन पावेल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन के अभिव्यक्ति के रूप में देखा। ये भी बात सही है। WH वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। ये उनका गलत, वो उनका मानना है कि नहीं जुड़े थे, वैसा मानते हैं, है ना। वो कहते हैं कि नहीं जुड़े थे, तो ये गलत है। और हिरोशी फुकाजावा ने पाया है कि ग्रामीण कारीगर और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे, किसी विशेष व्यक्ति विशेष से ना जुड़कर। ग्राम में जो कारीगर थे वो एक मतलब जजमानी प्रथा बोलते हैं ना, वो उस गांव में थी जजमानी प्रथा, और गांव आत्मनिर्भर थे ना। ठीक है, गांव आत्मनिर्भर थे। रशीक दास और मोहम्मद हाशिम को जारी किए गए औरंगजेब के फरमान किस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं? कृषि पैदावार में आ रही कमी और दमनकारी कराधान के बारे में डालते हैं। भूमि से खेतीहरों के पलायन के बारे में, दो बातें उसमें कही गई हैं, है ना। तो ये A और B इसका उत्तर है। कृषक जो विद्रोह थे, उनका विद्रोह किया जाटों ने ना। जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ 1669 में तिलपत के जमींदार गोकुल ने विद्रोह किया। इसके साथ साथ 1686 में राजा राम ने विद्रोह किया। उन्होंने तो राजा राम ने विद्रोह किया। उसने क्या किया था?
सिकंदरा के मकबरे पर, सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर आक्रमण किया था। ठीक है। और उसके बाद जो सतनामी जो केंद्र है, सतनामी जो विद्रोह है, सतनामी विद्रोह का केंद्र नारनौल था। औरंगजेब द्वारा जजिया पुनः लागू किया गया। औरंगजेब द्वारा दोबारा जजिया लागू करने के बारे में सतीश चंद्र ने क्या कहा है? देखिए 1600 कब किया था उसने? 1679 में ना, 22वें वर्ष, अपने शासनकाल के 22वें वर्ष है ना। 1679 में सर्वप्रथम कहाँ किया? सर्वप्रथम मारवाड़ में, है ना। जहारा ने इसका विरोध किया, जहारा ने जजिया लगाने का विरोध किया था। ठीक है, जहारा ने जजिया लगाने का विरोध किया था। ठीक है। और हिंदुओं के विरोध और शासकों की लालच की वजह से जजिया लगाया गया, ऐसा नहीं है। औरंगजेब ने जजिया इसलिए लगाया ताकि गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल करने के लिए वो किया जाए, मजबूर किया जाए। ये यदुनाथ सरकार बोलते हैं। ठीक है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, जजिया आरोपण गहराते हुए राजनीतिक संकट का सूचक था, विशेषकर दक्कन में बिगड़ते हुए हालात, ये सतीश चंद्र का मानना है। और जजिया राजकोष पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया था ना, ये मनुची ने बोला है। ठीक है, उत्तर सी होगा। औरंगजेब के पोते शहजादा मुइजुद्दीन जहांदार शाह के लिए मिर्जा मोहम्मद द्वारा लिखित पुस्तक किस उस पे है? संगीत पे है वो, है ना। और फारसी में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई। ना, औरंगजेब के काल में लिखी गई थी, है ना। और उसने औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई थी। ना, औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाई थी। ठीक है। और औरंगजेब संगीत को क्या कहता था? संगीत को मुबह कहता था, मुबह। मुबह का मतलब होता है ना अच्छा ना बुरा, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है। और औरंगजेब क्या था? एक वीणा वादक था, अच्छा वीणा वादक। तो ये संगीत पर रची गई पुस्तक थी। नादिर शाह के आक्रमण के विरुद्ध मुगल बादशाह की सहायता करने के पीछे मराठों की रुचि के विषय में निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही है? मराठा नादिर शाह के आक्रमण को बाहरी हमलावर द्वारा किया गया आक्रमण मानते सही है। अगर नादिर शाह हिंदुस्तान में रह जाता है तो नए राजवंश की स्थापना करता है, तो मराठों की महत्वाकांक्षा जो सोचते थे कि हिंदुस्तान हमारे प्रभाव में रहे, वो खत्म हो जाएगी, ये भी कारण है। साहू ने बाजीराव को बादशाह की मदद के लिए जल्दी पहुंचने को कहा, जो औरंगजेब से एक समझौते के मुताबिक तय किया गया था कि जब भी साम्राज्य पर संकट आएगा तो हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है, बाजीराव फौरन मुगल सेना की मदद के लिए पहुंचा, ऐसा नहीं हुआ, नहीं पहुंचा। तो ए बी सी इसके उत्तर होंगे, है ना। ए बी सी इसके उत्तर होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेडिवल का पार्ट हमारा।
और नेक्स्ट ऐसे ही चलता रहेगा हमारा, और हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे हमारा मिशन, है ना, 2020 तक का, और 2021 का पेपर होने से पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो एंजॉय कीजिए और देखते रहिए, बार बार इस कोर्स को देखते रहिए, आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।